सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। पिछले क्लास में हम संविधान के पार्ट 1 को समाप्त कर चुके थे। खास करके जो चार्टर्ड एक्टों का विकास था उसको हमने पिछले कक्षा में देख लिया था। इस कड़ी में मैं पुनः आप सभी को याद दिला दूं कि 73 का रेगुलेटिंग एक्ट, 84 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813, 1793, 1813, 1833 और 1853 के अलग अलग चार्टर्ड एक्ट को हमने देखा। उस एक्ट के माध्यम से हमने देखा कि समय समय पर किस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने संशोधन किया। यह भी देखा कि किसी समय में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास अलग पावर था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास अलग पावर था। समय के साथ हमने यह भी देखा कि 53 आते आते चीज़ें काफ़ी बदल गई और ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया कि वो भारत को एक ट्रस्ट के रूप में देखे, ट्रस्ट के रूप में देखे। ठीक है, आज हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मैंने कहा था, संविधान के विकास के भाग 2 को शुरू करेंगे। तो आज का टॉपिक होगा संविधान का विकास, संविधान का विकास भाग 2। आज कक्षा की शुरुआत यहां से होगी। इसको सभी अभ्यर्थी हेडिंग बना लेंगे। संविधान का विकास भाग 2। थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि विकास समझने के लायक खंड है। ध्यान रखेंगे कि 1853 के बाद 53 के एक्ट की भी बात कर लेते हैं। 53 के एक्ट में ब्रिटिश क्राउन ने क्या कहा? कहा कि हम एक नया अधिनियम लाने वाले हैं और तब तक क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का रखरखाव करे, लेकिन अगली बार जो हम नियम लाएंगे उस नियम में कंपनी का शासन समाप्त हो जाएगा। इस बात की घोषणा की गई थी और वही हुआ। 1858 में एक अधिनियम आया जिसका नाम था भारत सरकार अधिनियम। नाम बिल्कुल अलग था, भारत सरकार अधिनियम। इसके पहले के सभी नियम चार्टर के अधिनियम थे। यह 1858 में लाया गया था, इसको ध्यान में रखेंगे। और इसमें कई बातें कही गई। सबसे जो पहला बिंदु है वो यही है कि अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, पार्लियामेंट सब समझते हैं, संसद, जो वहां 2 सदन हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो ब्रिटिश संसद ने सोचा कि समय आ गया है कि अब हमें भारत में कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर, उसके शासन को समाप्त कर, पूर्ण रूपेण ब्रिटिश शासन की स्थापना कर देनी चाहिए। और इस कड़ी में कई संशोधन हुए और उसके बाद ब्रिटिश की जो महारानी थी उसके हाथ में सीधा शासन को सौंप दिया गया। इस कड़ी में जो सबसे एक बड़ा चेंज किया गया वो ये किया गया कि आपने पढ़ा था कि 1773 में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था और इस कड़ी में बंगाल के अंतिम गवर्नर और पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। तो उस टाइम में वो बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। 1833 के एक्ट में जब पहली बार सेंट्रलाइजेशन का सिद्धांत लाया गया तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो बन गया पूरे भारत का गवर्नर जनरल, जिसमें आपको विलियम बेंटिक का नाम याद रखना है उस कड़ी में। अब क्या किया गया, जो भारत का गवर्नर जनरल है, कहा गया कि इसका नाम बदलकर वायसराय किया जाएगा और वायसराय सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा, यानी महारानी जो भी ब्रिटिश की थी उस समय उसके प्रति उत्तरदायी होगा, ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होगा, यह कहा गया था। और कहा गया कि एक नया पद क्रिएट किया जाएगा जिसके पास भारत में लगभग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी पावर होगी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की भी संयुक्त पावर होगी, यानी इन दोनों संस्थाओं का पावर जिस एक व्यक्ति के अंदर होगा उसे कहा गया भारत सचिव। भारत सचिव के पास वायसराय से अधिक पावर था, इसको ध्यान रखिएगा। वह किसी भी बिंदु पर अंतरिम निर्णय ले सकता था, अंतिम निर्णय ले सकता था और विधान परिषद के फैसले को भी भंग कर सकता था, इसको भी ध्यान रखेंगे।
तो इन सब प्रकारेण एक नए अधिनियम की शुरुआत के माध्यम से जो शासन है वो सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला गया। कंपनी का रोल यहां समाप्त हो गया। और आप साथ में यह भी ध्यान रखेंगे, इसमें कुछ त्रुटियां भी रह गई थी, उसको भी ध्यान में रखेंगे। उन त्रुटियों को हम क्रमवार रूप से आज देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, ध्यातव्य है कि ध्यातव्य है कि ध्यातव्य है कि 1858 से पूर्व तक 1858 से पूर्व तक भारत के संपूर्ण प्रदेश और राजस्व को भारत के संपूर्ण प्रदेश और राजस्व को ब्रिटिश क्राउन के द्वारा ब्रिटिश क्राउन के द्वारा ब्रिटिश क्राउन के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को न्यास के रूप में प्रदान किया गया था। ट्रस्ट न्यास के रूप में प्रदान किया गया था। न्यास के रूप में प्रदान किया गया था। ठीक है, लेकिन 1858 के अधिनियम में 1858 के अधिनियम में कंपनी के शासन का अंत हो गया। कंपनी के शासन का अंत हो गया। कंपनी के शासन का अंत हो गया एवं ब्रिटिश क्राउन के शासन की शुरुआत हुई। ब्रिटिश क्राउन के शासन की शुरुआत हुई, जिसका प्रत्यक्ष प्रतिनिधि वायसराय को बनाया गया। जिसका प्रत्यक्ष प्रतिनिधि वायसराय को बनाया गया। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए, इस कड़ी में गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर इस कड़ी में गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर वायसराय के पद की स्थापना की गई। स्थापना की गई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जितनी बार बदलाव हुए हैं उस कड़ी में जो व्यक्ति यहां अंतिम और वहां का पहला बना उसको जरूर ध्यान रखेंगे। नोट में लिख दीजिए, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग थे। याद रहेगा सबको। आगे चलते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा, एक पद का सृजन किया गया तो सबसे पावरफुल प्रशासकीय पद था, जिसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, भारत सचिव। और भारत सचिव
को 15 सदस्यों वाली एक टीम भी मिली थी, इसको भी लिख दीजिए। अति महत्वपूर्ण है कि भारत सचिव नामक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, भारत सचिव नामक एक नए पद का सृजन किया गया जिसे मुख्य राज्य सचिव भी कहा जाता था। मुख्य राज्य सचिव कहा जाता था। ब्रैकेट में 1858 याद रहेगा, 1858। ठीक है। सबसे पहले भारत सचिव कौन बने, कौन बताएंगे? चार्ल्स वुड बने। वेरी गुड। लिखिए, सबसे पहले भारत सचिव चार्ल्स वुड बने। ठीक है। देखिए, सचिव की सहायता के लिए सचिव की सहायता के लिए सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद की स्थापना की गई। परिषद की स्थापना की गई जिसमें ब्रिटिश क्राउन से 8 ब्रिटिश क्राउन के द्वारा कर दीजिए, के द्वारा 8, जबकि 7 सदस्यों की नियुक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा की जानी थी। इसको ध्यान रखेंगे, की जानी थी। ठीक है। अब चलते हैं आगे। सभी समझ पा रहे हैं? तथ्य समझ में आ रहा है कैसे हुआ? तो ध्यान रखना है। अब एक तथ्य यहां महत्वपूर्ण है। हमने किसी एक्ट में पढ़ा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापार को देखेगा और बोर्ड ऑफ कंट्रोल शासन को देखेगा। किस एक्ट में हमने पढ़ा था? ये हमने, वेरी गुड, पिट्स। ये हमने पिट्स में पढ़ा था, द पिट्स इंडिया एक्ट। कभी नहीं भूलेंगे मैंने क्या बताया था कि डायरकी की शुरुआत की गई, यानी दोहरे शासन। कल परसों चर्चा भी किया था हम लोगों ने। डायरकी एक वर्ड है, इसका अर्थ होता है दोहरा शासन। कॉपी देख लेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। यदि विस्मृत हो गया हो तो एक बार जरूर देख लिया जाए। मैंने पढ़ाया था कि 2 अलग अलग बोर्ड बने थे, एक डायरेक्टर्स का बोर्ड, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो जो 84 में 2 अलग अलग डायरकी बनी थी, 2 अलग अलग बोर्ड बने थे, उस डायरकी को यहां समाप्त कर दिया गया। और क्या किया गया, इन दोनों का जो कॉम्पैक्ट पावर था वह सचिव को दे दिया गया। इस सचिव के पास एक साथ पूरा पावर रहेगा जो पहले उन दोनों में बटा हुआ था। लिख दीजिए। लेकिन 1784 के डायरकी को समाप्त कर, हिंदी में दोहरा शासन, 1784 के डायरकी को समाप्त कर, संयुक्त शक्ति भारत सचिव को दे दिया गया। संयुक्त शक्ति भारत सचिव को दे दिया गया। भारत सचिव को दे दिया गया।
ठीक है, लिख दीजिए अगला पॉइंट। भारत सचिव ब्रिटेन के संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत सचिव ब्रिटेन के संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत सचिव ब्रिटेन के संसद के प्रति उत्तरदायी था एवं ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य भी था। ठीक है, याद रहेगा कि वो ब्रिटिश कैबिनेट का एक सदस्य भी था, इसको भी ध्यान में रखना है। ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी था, यानी शासन का पूरा पूरा जो मैं कह सकता हूं कंट्रोल है वह ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। नोट में लिख दीजिए, देखिए चूंकि 1858 के एक्ट की घोषणा 1858 के एक्ट की घोषणा ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के द्वारा किया गया। ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया के द्वारा किया गया। विक्टोरिया के द्वारा किया गया, जिसे 1 नवंबर 1858 को, इस तिथि को अंडरलाइन कर लीजिए, पूछा जाता है, जिसे 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़ा। लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़ा। इलाहाबाद में पढ़ा। अतः इसे इतिहास में महारानी की घोषणा अथवा इलाहाबाद की घोषणा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतनी बातें सबको समझ में आ गई। मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो सबसे पहला काम यह किया गया कि कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और सत्ता डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंप दी गई। इस कड़ी में भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, जो बने लॉर्ड कैनिंग। एक भारत सचिव के नए पद की स्वीकृति मिली, जिसके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्लस बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों का पावर था, बने चार्ल्स वुड। इसको ध्यान रखिएगा। ध्यातव्य है कि 15 सदस्यीय एक परिषद बनी, भारत परिषद, जिसमें 8 मेंबर ब्रिटिश क्राउन भर्ती करता और 7 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को करना था। इसको भी ध्यान रखिएगा। चूंकि ये घोषणा 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में की, विक्टोरिया की घोषणा थी ये, इसको महारानी की घोषणा भी कहा गया, इसे इलाहाबाद की घोषणा भी कही गई। इतनी बातें हमने अभी तक लिखी है। अब इसके आगे की कुछ बातों को समझते हैं। ये जो 15 भारत परिषद के सदस्य थे, जिसमें 8 ब्रिटिश क्राउन नियुक्त करता और 7 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को करना था। ध्यान रखिएगा, इसमें कहा गया कि 15 में से आधे हाफ मेंबर, 50% मेंबर कम से कम 10 साल भारत में सरकारी सेवा कर चुके हों। यह शर्त रखी गई इसमें, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसको लिख ही दीजिए, याद रहेगा। लिख दीजिए, परिषद के सदस्यों में से कम 50% सदस्य, कम से कम 50% सदस्य ऐसे होने चाहिए, कम से कम 50% सदस्य ऐसे होने चाहिए जो 10 वर्ष भारत में
सरकारी सेवा कर चुके हों। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम चलते हैं आगे, रोल्स पर चलते हैं, किसके क्या रोल रहे। अब देखिए, वायसराय तो बीच का है, वायसराय छोटा पड़ गया। अब भारत सचिव बहुत बड़ा पद है, एक ऐसा पद है जिसके पास प्रशासकीय पावर भी है, जिसके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पावर भी है। यानी अब कुल मिलाकर मामला ऐसा बन गया कि केंद्र में आ गया भारत सचिव, और इसके चारों तरफ आ गए 15 सदस्य जो भारत परिषद के मेंबर हैं। कॉपी में एक लाइन लिख सकते हैं कि भारत परिषद के सदस्यों का वेतन और भत्ता लिख दीजिए। भारत परिषद के सदस्यों का वेतन और भत्ता भारत सरकार के संचित निधि से दिया जाना था, इसको लिख दीजिए। ठीक है, यह भी पता हो गया। बीपीएससी ने एक बार दो बार ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है कि कहां से वेतन और भत्ता मिलता था, तो लिखा रहेगा तो उसका लाभ मिल जाएगा। अब कार्य प्रणाली की बात करते हैं। जो सचिव है वह देश का मुखिया है और ब्रिटिश संसद का प्रतिनिधि है, और ध्यान रखिएगा ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य भी है सचिव, चार्ल्स वुड पहला सचिव। अब इसके पास क्या पावर है? तो पावर इसके पास असीमित है। इतना पावर है कि किसी भी मामले में भारत परिषद यदि कुछ भी कहे और इसको लगता है कि यह ठीक नहीं है, तो इसके पास सुपर वीटो है, सीधे रद्द कर देगा उसको और अपने फैसले को लागू करेगा। इतनी ताकत इसके पास है। लेकिन दो मामलों में यह बाध्य है परिषद के बात को मानने के लिए। कौन से दो मामले हैं, कौन बता सकते हैं? इन दो मामलों में ये जो भारत परिषद के 15 सदस्य हैं, इसकी बात मानने के लिए सचिव बाध्य है। केवल दो मामले थे ऐसे, कोई बता सकते हैं तो बताइए। यहां एक बार देख लीजिए। पहला मामला था अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा। और दूसरा मामला था अर्थव्यवस्था से संबंधित मामले। ध्यान रखिएगा, ये दो ऐसे मामले थे जहां ट्रांसपेरेंसी बरतने हेतु जो 15 सदस्यीय टीम थी, इसकी बात मानने के लिए सचिव बाध्य था। लिख दीजिए अगले पॉइंट में। लिखिए, वैसे तो भारत सचिव के पास असीमित अधिकार थे, वैसे तो भारत सचिव के पास असीमित अधिकार थे, असीमित अधिकार थे, लेकिन अखिल भारतीय सेवाओं और अर्थव्यवस्था से संबद्ध मामलों पर, अखिल भारतीय सेवाओं और अर्थव्यवस्था से संबद्ध मामलों पर वह परिषद की राय मानने को बाध्य था। वह परिषद की राय मानने को बाध्य था। कॉपी के सबसे टॉप पर लिख दीजिए, सबसे ऊपर। अच्छा, इस समय वायसराय कौन है 58 में, कौन बताएंगे? लॉर्ड कैनिंग है। कॉपी के सबसे टॉप पर लिख दीजिए, लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 तक लगभग 6 साल।
लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 तक भारत के वायसराय रहे। ठीक है। अब हम जानेंगे कि जो कन्वीनेंटेड सिविल सर्विस था, पिछले टॉपिक में चर्चा भी हुई थी इसकी। कन्वीनेंटेड जो अनुबंधित सिविल सेवा है, इस पर क्या नया नियम बना। तो जो सिविल सर्विस कमिश्नर होता था, उसके माध्यम से इसके नियम बनाने का अधिकार सचिव के पास था। ठीक है, यानी जो सिविल सेवा में भर्ती करना है, उसका नियम जो डिवीजन, जो कमिश्नर है उसके रिगार्डिंग, वो कमिश्नर बनाएगा, जिसको अंतिम रूप से अप्रूवल सचिव देगा। ये नियम बना था, इसको लिख दीजिए। देखिए, कन्वीनेंटेड सिविल सर्विस में कन्वीनेंटेड सिविल सर्विस में खुली प्रतियोगिता के माध्यम से नियुक्तियां होने लगी। खुली प्रतियोगिता के माध्यम से नियुक्तियां होने लगी। नियुक्तियां होने लगी होने लगी जिस पर सचिव के द्वारा सिविल सर्विस कमिश्नर के माध्यम से नियम तय किए जाते थे। सचिव के द्वारा सिविल सर्विस कमिश्नर के माध्यम से नियम तय किए जाते थे। ठीक है, अब एक बात यहां स्पष्ट हो जाती है कि जो सचिव है वो तो पहले से ही ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य है, उसके पास असीमित पावर है। लेकिन कुछ बिंदुओं पर, जैसे मैं कह सकता हूं कि गवर्नर जनरल की नियुक्ति करना हो, अब गवर्नर जनरल जिसको आप वायसराय कहते हैं, वायसराय की नियुक्ति करना हो, तो वायसराय की नियुक्ति सचिव तो करेगा, लेकिन वायसराय की नियुक्ति में उसे ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। इस बात को ध्यान में रखना है। वायसराय है तो उससे जूनियर, नीचे का पद है अब, लेकिन नियुक्ति में ब्रिटिश क्राउन के स्वीकृति के बिना नहीं कर सकता। ऐसे ही कुछ मापदंड तय किए गए, लिख दीजिए। वायसराय की नियुक्ति में सचिव को ब्रिटिश क्राउन से स्वीकृति लेना अनिवार्य था। जबकि प्रेसिडेंट समझते हैं, जो प्रेसिडेंसी का मुखिया होगा, प्रेसिडेंट कॉमा विधि सदस्य एवं प्रेसिडेंस विधि सदस्य एवं महाअधिवक्ताओं की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाएगी। ठीक है, कुछ पद ऐसे थे जो राजनीतिक उथल पुथल के लिए जिम्मेदार हो सकते थे। ऐसे पदों के लिए ब्रिटिश सम्राट से स्वीकृति चाहिए थी। हाँ, कहा जाए, पूछिए। अधिवक्ताओं की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट के माध्यम से किया जाना था, ये लिख दीजिए। ये सेंसिटिव पद है, इसलिए राजा करेगा, ये सचिव नहीं करेगा डायरेक्ट। लास्ट पॉइंट, जो भारत सचिव का पद था उसे एक निगम निकाय के रूप में माना गया।
जिस पर भारत और इंग्लैंड दोनों में दावा किया जा सकता था। एक ऐसा पद था जिस पर दोनों में दावा किया जा सकता था, कॉरपोरेट पद माना गया है इसे। इस एक लाइन को जरूर लिख दीजिए। भारत सचिव के पद को निगम निकाय माना गया। निगम निकाय माना गया जिस पर भारत और इंग्लैंड दोनों में दावा दायर किया जा सकता था। ठीक है, आगे चलते हैं। हेडिंग में लिखिए भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861। नाम बदल गया है यहां से। हम संविधान के विकास के भाग 2 में हैं, इसको समझना पड़ेगा। जब भी कोई नया अधिनियम आता है तो जाहिर सी बात है कि पुराने अधिनियम में कुछ न कुछ त्रुटियां रह जाती है और सुधार की गुंजाइश होती है। जब 1858 का अधिनियम आया, आप लोग बताइए कि उसमें क्या ऐसी कमियां रह गई कि 61 की जरूरत पड़ गई 3 साल के बाद, इतना जल्दी? कौन बताना चाहेंगे? सोच के जो दिमाग में आता है बता दीजिए, इसमें क्या है, कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं है। ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया होगा कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीय के सहारा का सहयोग लेना आवश्यक है। वेरी गुड, भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। ठीक है, और किसी का अपना पक्ष हो तो आप रख सकते हैं, कोई भी। ये उत्तर बहुत हद तक सही है। ठीक है, थोड़ा समझते हैं इस तथ्य को कि आखिर क्या कारण रहे होंगे। 1858 में केवल एक काम हुआ, शासन शिफ्ट हो गया, कंपनी के हाथ से पूरी तरह शिफ्ट हो गया और पूरा पूरा ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में आ गया है। क्योंकि जो सचिव है वो भी ब्रिटिश कैबिनेट का है। सचिव के पास इतना पावर है कि वायसराय की नियुक्ति कर सकता है, बस केवल स्वीकृति की आवश्यकता है। शेष जितने भी अंतरिम पावर हैं वो सारे के सारे पावर्स, वो सभी की सभी शक्तियां ब्रिटिश क्राउन के हाथ में है, पार्लियामेंट के हाथ में है। लेकिन एक भूल हो गई जल्दबाजी में। भूल क्या हो गई? आपने देखा था कि हमने विधान परिषद की बात की थी, जो बन चुका था अब तक पिछले एक्ट्स में। अब विधान परिषद के पास इतनी आजादी हो गई कि विधान परिषद और सचिव में लगातार टक्कर हो रहा था। टक्कर इस बात का हो रहा था कि विधान परिषद अपने देश हित की बात करता था, स्थानीय हित की बात करता था, जबकि ब्रिटिश क्राउन की इच्छा थी कि केवल देश हित की बात ना हो, हमारे हित की भी बात हो। हम उस देश में इसीलिए हैं कि लाभ कमा सकें। दोनों हित परस्पर टकरा रहे थे और ये जो मिनी पार्लियामेंट का रूप ले लिया था विधान परिषद ने, इसके कारण जो भी कानून उधर से आता था प्रपोजल बनकर, इस कानून को लागू किया जाना है, उसे विधान परिषद भंग कर दिया करते थे, नहीं मानते थे कि ये उचित नहीं है, ये गलत है। इसका परिणाम ये हुआ कि 58 के बाद जो नए रिक्वायर्ड लॉज थे, आवश्यक कानून थे, उस कानून को बनाने में बड़ा अड़चन हो रहा था, काफी लंबा समय लग रहा था। अब क्या करना चाहिए? तो फिर से एक ही रास्ता बचता है कि लोकतंत्र को समाप्त कीजिए, और लोकतंत्र जैसे ही समाप्त करेंगे, एक आदमी के हाथ में पूरा शासन हो जाएगा, तो फिर कानून आसानी से बनने लगेगा। तो इन्हीं सभी संशोधनों को लेकर 1861 का भारत परिषद एक्ट बनाया गया और उस एक्ट में कई सारे बदलाव किए गए। एक सबसे बड़ा जो प्रशासनिक स्तर पर बदलाव हुआ वो था संविभागीय प्रणाली, पोर्टफोलियो सिस्टम, जो आज भी दिखाई पड़ता है। इसको ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है कि पोर्टफोलियो सिस्टम किस एक्ट में आया। कौन बताएंगे कि पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है और आज ये किस तरह से प्रशासन में काम कर रहा है?
कौन बता सकते हैं? जैसे सरकारी विभाग में जैसे एक प्रधान का जो जैसे प्रभार दिया जाता है, ऐसे। प्रधान का प्रभार, ठीक है। और कोई, एनीबॉडी? देखिए बहुत सिंपल है। जैसे आजकल हम डिविजनल कमिश्नर बनाते हैं। एक कमिश्नर के अंदर में क्या होता है, कई कलेक्ट्रेट होते हैं, और एक कलेक्ट्रेट के अंदर में 55 विभाग होते हैं। जैसे बिजली विभाग है, जैसे कृषि विभाग है, जैसे पंचायती राज विभाग है, शिक्षा विभाग है, कई तरह के विभाग होते हैं, जल विभाग है, जल संसाधन विभाग है। तो इस तरह के विभाग होते हैं, और सबको मिला के एक कमिश्नरी होती है। जैसे जो लोग मधुबनी और दरभंगा से हैं, उनका कमिश्नरी कहाँ है? दरभंगा है। तो कमिश्नरी का क्या मतलब है कि वहाँ जो कमिश्नर बैठता है उसके अंदर में उस कमिश्नरी के सभी विभाग हैं। सम विभाग से बना है सम विभागीय। इसी सिस्टम को बोला जाता है पोर्टफोलियो सिस्टम। शासन को तोड़कर नीचे बांट देना और उसका एक मुखिया बना देना, जो आपने भी कहा। तो इसी सिस्टम की शुरुआत 1861 में की गई थी। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक आध बिंदु लिख लीजिए, फिर आगे चलेंगे। लिखिए, 1858 में केवल शासन परिवर्तन हुआ था। 1858 में केवल शासन परिवर्तन हुआ था। शासन परिवर्तन हुआ था, परंतु प्रशासन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। प्रशासन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पहले से स्थापित विधान परिषद के कारण, नेक्स्ट पॉइंट, पहले से स्थापित विधान परिषद के कारण नए कानून बनाने में अड़चनों का सामना करना पड़ रहा था। नए कानून बनाने में अड़चनों का सामना करना पड़ रहा था, करना पड़ रहा था। अतः निम्नलिखित सुधार किए गए। निम्नलिखित सुधार किए गए। ठीक है। पहला, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया, जिसमें तीन राजाओं, पहला, फर्स्ट, बनारस के राजा, पटियाला के राजा और दिनकर राव को मनोनीत किया गया। एक बात ध्यान में रखेंगे, 58 में परिषद के पास इतना पावर था कि वो अपना राय दे सकता था। राय मानने के लिए सचिव बाध्य नहीं था। सचिव केवल 2 बिंदुओं पर बाध्य था। एक तो अखिल भारतीय सेवाओं के बिंदुओं पर, और दूसरा अर्थव्यवस्था के, इकोनॉमी के बिंदुओं पर। उसके बाद कहीं भी बाध्य नहीं था। लेकिन अब फिर से क्या किया गया, तो भारतीय सदस्यों को मनोनीत किया गया, और थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि सचिव के पावर में कमी लाई गई। वापस से एक लोकतंत्र के तरफ बढ़ने की कोशिश की गई, और सोचा गया कि निर्वाचन नाम नहीं देंगे, इसका नाम रहेगा मनोनयन, लेकिन भारतीयों की बात भी इसी बहाने सुनेंगे। तो 3 का आपने नाम लिख दिया है। उसके बाद लिखिए, पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की गई। संविभागीय प्रणाली, पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बंगाल, पंजाब और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, बंगाल, पंजाब और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में विधान परिषद की स्थापना की गई। विधान परिषद की स्थापना की गई। विधान परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, अब ध्यान रखना है, सचिव के पास एक भारत परिषद है जिसमें 15 मेंबर हैं। वायसराय के पास भी एक छोटी सी टीम है जिसमें 4 मेंबर हैं। उसमें 5वां मेंबर जोड़ दिया गया, विधिवेत्ता सदस्य। लिख दीजिए, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 5वां सदस्य जोड़ दिया गया जिसे विधिवेत्ता सदस्य कहा गया। विधिवेत्ता सदस्य कहा गया। ठीक है, एक और बड़ा परिवर्तन हुआ। ये जो हम पोर्टफोलियो सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, वायसराय के कार्यकारिणी परिषद को यह पावर दिया गया कि वह खास करके जो ब्यूरोक्रेट का लेवल है, जो देखिएगा कमिश्नर का स्तर है, कलेक्टर का स्तर है, उस सभी स्तरों में वो कानून बना सकती है। और इस प्रथा से क्या हुआ, कैबिनेट सिस्टम की शुरुआत भारत में हुई पहली बार। मंत्रिमंडल जैसी व्यवस्था बनी। ठीक है, इसी की देन है जो आज भी देखते हैं हम कि मंत्री होता है, सेक्रेटरी होता है, सीनियर आईएएस अधिकारी होते हैं, उसके नीचे देखिएगा राज्य सेवा के उच्चतर अधिकारी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, उसके नीचे पंचायती राज विभाग के अधिकारी होते हैं, बीडीओ सीओ वगैरह, सबसे नीचे में बीडीओ ही होता है। तो ये महत्वपूर्ण है, इसकी शुरुआत यहीं से हुई है। लिख दीजिए, देखिए, वायसराय के कार्यकारिणी परिषद को, वायसराय के कार्यकारिणी परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम बनाया। जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम बनाया। कभी नहीं भूलेंगे, पूछ सकता है कि आज जो सिस्टम देख रहे हैं हम कि कमिश्नर होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, बीडीओ होता है, उसके ऊपर सेक्रेटरी होता है, ये सब प्रणाली किसने बनाई? तो लॉर्ड कैनिंग की देन है। और क्यों बनाई? तो 61 में अमेंडमेंट हुआ। पहले सचिव के पास ही पूरा पावर था, अब पावर को थोड़ा सा तोड़ के फिर से बांटा गया। देखा गया कि एक व्यक्ति को सर्वा बनाने से काम चलने वाला नहीं है। और कभी आपसे पूछा जाए कि मंत्रिमंडल की शुरुआत भारत में कहां से हुई, तो यहीं से हुई, पोर्टफोलियो से हुई। जब इतनी बड़ी ऑफिसर की लॉबी है तो उसका एक हेड कौन होगा? मंत्री होगा, जो निर्वाचन विधि से आएगा, निर्वाचित होकर आएगा। उसी में लिख दीजिए, इसी आलोक में कैबिनेट अर्थात मंत्रिमंडल की शुरुआत हुई। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सिस्टम अभी देश का ऐसा है 61 में कि पूरे देश के लेवल पर एक व्यक्ति है जो भारत सचिव है, लेकिन वो पूरे देश के लेवल पर है। जो वायसराय है, वायसराय को क्या सब देखना है? तो वायसराय के पास जो पावर आए हैं उसमें क्या है कि विधान परिषद का अटैचमेंट वायसराय से कर दिया गया। कि जैसे देखिएगा, विधान परिषद और वायसराय साथ बैठेंगे, किसी बिंदु पर अंतिम निर्णय वायसराय का होगा। विधान परिषद का पावर बहुत कम कर दिया गया, लेकिन आवाज उठाने का अधिकार दिया गया।
ऐसा क्यों किया गया? तो अभी हमने पढ़ा कि पहले जो विधान परिषद था उसके पास काफी पावर आ गए थे, वो देश हित की बात करने लगा था, सरकार को यह बात डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, तो उस पावर को कम कर दिया गया। ध्यान रखिएगा कि आपातकाल में, इमरजेंसी के सिचुएशन में, जैसे वॉर की स्थिति आ जाए, भूखमरी आ जाए, डिजास्टर आ जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए, तो वायसराय का निर्णय ही अंतिम निर्णय था, विधान परिषद का नहीं। और खास करके सैन्य और वित्त मामलों पर तो विधान परिषद कुछ पूछ ही नहीं सकता था। सैन्य और वित्त मामलों का 100% अधिकार, प्राधिकार वायसराय के पास था। इसको ध्यान रखिएगा। केवल जो क्षेत्रीय लोकहित के मुद्दे थे, उन मुद्दों पर वायसराय की बात को कंसीडर कर, ये विधान परिषद की बात को वायसराय कंसीडर करता था। इसको ध्यान रखिएगा। यानी विधान परिषद केवल बोलेगा कि ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वायसराय को ठीक लगेगा तो ठीक है, ठीक नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं है। ये वाली बात थी। अब लिख दीजिए इस पॉइंट को भी। देखिए, आपातकाल में, आपातकाल में विधान परिषद की अनुमति के बिना ही, आपातकाल में विधान परिषद की अनुमति के बिना ही, विधान परिषद की अनुमति के बिना ही वायसराय के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी। वायसराय के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी। अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी, जिसकी वैधता 6 महीने की थी। जिसकी वैधता 6 महीने की थी। ठीक है। मतलब यह हुआ कि आपातकालीन स्थिति में, संकटकालीन स्थिति में वायसराय अध्यादेश सीधा जारी कर सकता था, जो 6 महीने तक प्रभावी था। उसके बाद बदलाव किया जा सकता था विधान परिषद के कहने पर। देखिए, विधान परिषद का कार्यकाल, कार्यक्षेत्र लिखिएगा, कार्यक्षेत्र अत्यंत सीमित था। अत्यंत सीमित था। अत्यंत सीमित था। विधान परिषद को प्रशासन और वित्त, प्रशासन और वित्त के बिंदुओं पर प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं दिया गया। कोई अधिकार नहीं दिया गया। यानी आप एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल नहीं उठा सकते और आप वित्त पर सवाल नहीं उठा सकते। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई हैं? कहीं कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इसमें इसमें एक दो बातें और हैं जो हम देखेंगे। अब हम सबसे पहले आप लोग बताइए कि किस एक्ट में बंबई और मद्रास के संविधान सभाओं को भंग करके सारा का सारा पावर गवर्नर जनरल को दिया गया? किस एक्ट में? अठारह सौ 33 में दिया गया। ठीक है, याद रखेंगे। जब भारत के, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, तो संपूर्ण भारत के कानून को एक कर दिया गया और कहा गया कि अलग अलग संविधान सभा नहीं चलेगी। उस टाइम में कहा गया था। जबकि भारत की विशालता और वैविध्यता को देखते हुए, डाइवर्सिटी को देखते हुए ऐसा लगता था इस समय कि बंबई और मद्रास प्रांत के लिए अलग संविधान सभाएं होनी चाहिए जो उसके लिए कानून बनाए। तो जिस बात को 1833 में रद्द कर दिया गया था, उस बात को पुनः 1861 में लागू कर दिया गया। यह महत्वपूर्ण है, इसको लिख दीजिए। लिखिए, भारत परिषद अधिनियम 1861 के अनुसार, भारत परिषद अधिनियम 1861 के अनुसार बंबई और मद्रास प्रांतों को, बंबई और मद्रास प्रांतों को अपने लिए कानून बनाने
और संशोधित करने का अधिकार लौटा दिया गया, पुनः दिया गया। ये लिखिए, अपने लिए कानून बनाने और संशोधित करने का अधिकार पुनः दिया गया। ठीक है, लास्ट पॉइंट, इसको पहले समझ लीजिए। अब देखिए, भारत सचिव के पास से पावर को हटा हटाकर वायसराय के हाथ में बहुत पावर्स दिए गए और कहा गया कि जो कार्यकारिणी परिषद है वायसराय की, उसमें शासन की सुविधा के लिए कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 मेंबर्स वो रख सकता है अपने अकॉर्डिंग। लेकिन इसमें कहा गया कि जितने भी मेंबर रखेगा उसका आधा मेंबर सरकारी क्षेत्र से नहीं बल्कि गैर सरकारी क्षेत्र से होना चाहिए, जिसका जो नॉन गवर्नमेंट सेक्टर से होगा उसका कार्यकाल 2 साल का होगा। 2 साल पर मेंबर बदलते रहेंगे। ठीक है, जैसे आजकल राज्यसभा का पैटर्न है, कुछ ऐसा ही था। लिख दीजिए, वायसराय को कार्यकारिणी परिषद में, वायसराय को कार्यकारिणी परिषद में, कार्यकारिणी परिषद में कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12, कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 अतिरिक्त सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया, मनोनीत करने का अधिकार दिया गया, अधिकार दिया गया, जिसमें आधे सदस्य गैर सरकारी क्षेत्र से होंगे, आधे सदस्य गैर सरकारी क्षेत्र से होंगे जिनका कार्यकाल 2 वर्ष तय हुआ। ठीक है, यहां तक सब समझ चुके हैं। एक बार संक्षेप में पूरा दोहरा लीजिए। 1773 बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया। ठीक है, 4 सदस्यीय परिषद की स्थापना हुई। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना। लॉर्ड एलिजा इम्पे को उसका चीफ जस्टिस बनाया गया। ये सब मुख्य बातें थी। पिट्स इंडिया एक्ट को देखेंगे तो 4 को फिर 3 कर दिया गया। 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति की गई और उसके बाद आप देखते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने किस तरह से शासन को आगे बढ़ाया। 1793 को देखिएगा तो 93 में एक आध छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, 1813 में चाय चीन को छोड़कर सारा व्यापार समाप्त हो गया कंपनी का। शिक्षा के विकास के लिए प्रतिवर्ष वार्षिक बजट में 1 लाख रुपया। ईसाई मिशनरियों को प्रचार का अधिकार। ये सब मुख्य बातें थी। 33 में देखेंगे तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस कड़ी में वहां के अंतिम और यहाँ के फर्स्ट कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इस कड़ी में ध्यान रखिएगा कि ये एक ऐसा अधिनियम है 33 के अधिनियम में ढेर सारे अमेंडमेंट हुए। जैसे पिट्स इंडिया एक्ट वाला जो सिस्टम था उसमें संशोधन किया गया। थोड़ा सा प्रतियोगिता को महत्व देने की बात कही गई, यहीं से उसकी नींव रखी जाती है। जब इसके बाद हम क्रमशः 53 को देखते हैं तो सिविल सेवा परीक्षा के लिए ओपन कंपटीशन की शुरुआत यहाँ से हुई। 33 में कहा गया था कि जाति धर्म वर्ण के आधार पर कोई भेद वहाँ नहीं करेंगे। ये सब बातें कही गई थी। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आगे चलकर 58 में क्राउन के हाथ में शासन चला गया, कंपनी के हाथ से समाप्त हो गया और इसको इतिहास में महारानी की घोषणा भी कहते हैं, इलाहाबाद की घोषणा भी कहते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर आप इतनी बातों को भी याद रख लेते हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं तो परीक्षा में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब चलते हैं 92 में, 1892। लिखिए, भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, इसको देखते हैं। 1892
1861 और 1892, 32 साल का अंतर है, 31 साल मान के चलते हैं। लगभग 31 साल के बाद एक नया एक्ट आता है। लेकिन इसके बीच यदि इस काल को आप ठीक से देखेंगे, 1861 और 1892, इसके बीच के गैप में यदि आपने इतिहास को ठीक से देखा होगा तो 57 की घटनाओं का प्रभाव जो सबसे बड़ा प्रभाव था इस बीच में। उसके बाद आपने देखा 1885 में एओ ह्यूम ने कांग्रेस जैसी संस्था की स्थापना की, ये भी आपने देखा। आपने देखा कि 1892 में 92 के पहले रूढ़िवादी दल बना था, 1890 में कंजर्वेटिव पार्टी। तो ये वो दौर है जब 57 की क्रांति के बाद एक बदलता हुआ भारत है, जिस भारत में लोग मान चुके हैं कि जब तक अपना कोई प्रतिनिधि नहीं होगा, अपना कोई दल नहीं होगा, तब तक ब्रिटिश सरकार के हाथों दमन का सामना करना पड़ेगा। और कांग्रेस की स्थापना के बाद लगभग 10 साल लगे कांग्रेस को स्टेबल होने में। लेकिन ये वो दौर था जिसे हम परिवर्तन का दौर कह सकते हैं। देश के बड़े कद्दावर नेताओं ने मिलकर बड़े लंबे प्लान बनाए आगे के लिए, जो सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती थी। आने वाले समय में ब्रिटिश सरकार को ऐसा लगा कि 57 जैसी क्रांतियां दोबारा न हो, कांग्रेस जैसी संस्थाओं को दबाया जा सके, तो इस सब के लिए जनता का विश्वास जीतना जरूरी था। अब विश्वास कैसे जीते? तो उसका एक रास्ता था कि कुछ हद तक लोकतांत्रिक रूप को पकड़ लेते हैं। अब इसमें क्या किया गया? तो इसमें कहा गया कि विधान परिषदों की संख्या हम बढ़ा देंगे, अब अधिक से अधिक करेंगे। केंद्रीय विधान परिषद में भी मेंबर को बढ़ाने की बात की गई। और जिस वित्त पर बोलने का अधिकार नहीं था विधान परिषद को, आपने भी देखा कि प्रशासन और वित्तीय मामले पर बोल नहीं सकते थे, तो कहा गया कि केंद्रीय बजट पर विधान परिषद वाद विवाद कर सकता है। मतलब सदन में बैठक होगी, वहां बहस कर सकता है, खारिज करवा सकता है या उसमें संशोधन करवा सकता है। तो प्रशासन तो अभी भी सरकार के हाथ में है, लेकिन बजट अब सरकार के हाथ में पूरा नहीं रहा। बजट पर वाद विवाद का अधिकार इस एक्ट में दिया गया, जो इस एक्ट की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। यही सब मुख्य बातें हैं। एक आध और मुख्य बातें होंगी विधानमंडल से जुड़ी हुई, उसको भी आगे चलकर हम देखेंगे। पहला पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, कॉमा 1885 में कांग्रेस की स्थापना, 1885 में कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना, कॉमा इल्बर्ट बिल विवाद, इल्बर्ट बिल विवाद तथा 1890 में रूढ़िवादी दल की स्थापना। दल की स्थापना के परिणाम स्वरूप लॉर्ड क्रॉस के सुझाव पर भारत परिषद अधिनियम 1892 लाया गया। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट, देखिए बजट पर सबसे पहले वाद विवाद का अधिकार इसी एक्ट में मिला। बजट पर सबसे पहले वाद विवाद का अधिकार इसी एक्ट में मिला, इसी एक्ट में मिला। ठीक है, पूछना होगा तो केवल ये पॉइंट ही पूछेगा आपसे यहां। इसके बाद के जो पॉइंट हैं वह ज्ञान के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, कम पूछा जाता है। लिखिए दूसरा पॉइंट, केंद्रीय और प्रांतीय
केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। केंद्रीय और प्रांतीय केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई, जबकि केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम 10 केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 सदस्य निर्धारित किए गए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बंबई, मद्रास और बंगाल। बंबई, मद्रास और बंगाल न्यूनतम 8 और अधिकतम 20 न्यूनतम 8 और अधिकतम 20 सदस्य विधान परिषद में रख सकते थे। विधान परिषद में रख सकते थे, जबकि उत्तर पश्चिम प्रांत हेतु 15 सदस्य रखने का प्रावधान किया गया। 15 सदस्य रखने का प्रावधान किया गया। ठीक है, एक दो बातें और जान लीजिए। ये वो समय था जब चुनावी पद्धति की शुरुआत की गई विधान परिषद में मेंबर्स को रखने के लिए, लेकिन उसको निर्वाचन नहीं कहा गया, उसको मनोनयन कहा गया। इसको ध्यान रखिएगा। यदि सरकार निर्वाचन कह देती तो लोकतांत्रिक भावना बढ़ जाती, और सरकार ये नहीं चाहती थी। सरकार चाहती थी कि करें लोकतांत्रिक तरीके से, लेकिन नाम देंगे मनोनयन, कि मनोनीत किया गया है। इनको जनता ने चुना नहीं है, जनता ने मनोनीत किया है इनको, ताकि जनता को लगता रहे कि ब्रिटिश सरकार ने हमें आजाद नहीं किया है अभी। लिखिए अगला पॉइंट, चुनावी पद्धति की शुरुआत करना। चुनावी पद्धति की शुरुआत करना इस एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। चुनावी पद्धति की शुरुआत करना इस एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। हालांकि इसमें निर्वाचन के स्थान पर मनोनयन शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, कुल मिलाकर चुनाव की विधियां असंतोषजनक थी। कुल मिलाकर चुनाव की विधियां असंतोषजनक थी। परंतु थोड़े बहुत नियंत्रण के साथ इसने एक उत्तरदायी संसदीय सरकार की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि निर्वाचन को भले ही मनोनयन कह दिया गया हो, भले ही विधान परिषदों के पास वो पावर ना हो जो आज है,
लिमिटेड पावर्स थे, लेकिन एक पार्लियामेंट्री सिस्टम की तरफ भारत बढ़ रहा था, यहां से लग रहा था। और कांग्रेस चूंकि हर वर्ष अपना अधिवेशन कर रही है, हर वर्ष अपने मांग रख रही है, तो ध्यान रखिएगा अगला जो एक्ट आया मार्लिमेंटो, वो 1909 में जाके आया था। 1892 से लेकर 1909 का गैप बहुत बड़ा है, ठीक है, ये लगभग 16 साल का गैप है। और इस गैप में बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन, ढेर सारी घटनाएं हुई। कांग्रेस में देखिएगा सूरत अधिवेशन जिसकी काफी महत्ता है। तो इन सभी घटनाओं के इर्द गिर्द जाकर इतिहास घूमता रहा और आगे चलकर धीरे धीरे भारत एक पार्लियामेंट्री सिस्टम की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। 1892 में यदि कोई एक बात सबसे महत्वपूर्ण है तो वो है केंद्रीय विधान परिषद को बजट पर वाद विवाद का अधिकार दे दिया गया, जो एक बड़ी सफलता मानी जाती है। देखिए अन्य बातें आज के लिए, अन्य बातें, अन्य बातें। देखिए जब वित्त पढ़ाए हैं, जब वित्त क्या है, क्या है जब वित्त, किसके समय लागू हुआ था? औरंगजेब के समय लागू हुआ था, धर्मनिरपेक्ष कानून था। यदि कभी आपसे पूछे कि संविधान का इतिहास बताएं तो कहेंगे वैसे तो मनुस्मृति के माध्यम से संविधान की शुरुआत हुई थी देश में, लेकिन कालांतर में जब वित्त के माध्यम से भी औरंगजेब ने इसको आगे बढ़ाया, जबकि मनुस्मृति का संकलन शुंग काल में हुआ था। अति महत्वपूर्ण है। सबसे पहला कानून वही माना जाता है। मुगल काल में जब वित्त को माना जा सकता है, ब्रिटिश काल में रेगुलेटिंग एक्ट को माना जा सकता है, और वर्तमान में 1946 के कैबिनेट मिशन के बाद जो बना, जो आज का संविधान है, उसको माना जा सकता है। ये 4 स्टेज याद रखेंगे आप। तो लिखिए जब वित्त औरंगजेब के समय, औरंगजेब के समय एक धर्मनिरपेक्ष कानून था। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान की सबसे पहली झलक, भारतीय संविधान की सबसे पहली झलक, सबसे पहली झलक मनुस्मृति में मिलती है। मनुस्मृति में मिलती है, जिसे मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। भारतीय संविधान की सबसे पहली झलक मनुस्मृति में मिलती है, जिसे मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। इसका संकलन शुंग काल में हुआ था। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी, ध्यान रखेंगे। शुंग काल में माना जाता है। ठीक है, देखिए वारेन हेस्टिंग्स के समय, अगला पॉइंट, वारेन हेस्टिंग्स के समय मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद विल्किंस ने किया। विल्किंस ने किया किया जिसका अंग्रेजी नाम, जिसका अंग्रेजी नाम अंग्रेजी नाम एक कोड ऑफ जेंटू लॉज है। याद होगा प्राचीन भारत में जब हम शुंग काल पढ़ रहे थे तो वहां हमने इस तथ्य की एक बार चर्चा भी की थी। एक कोड ऑफ जेंटू लॉज है, इसको ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला संविधान मनुस्मृति, उसके बाद
जबविद को भी आप याद रख सकते हैं मुगल काल में। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट है, जहां से शुरू हुआ था। उसके बाद कैबिनेट मिशन का बनाया हुआ प्रस्तावित वह संविधान है जो कई संशोधनों के माध्यम से आज वर्तमान अवस्था में है। इसको ध्यान रखिएगा। अगला बिंदु लिखेंगे, पूर्व मध्यकाल में विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा नामक पुस्तक लिखी। मिताक्षरा नामक पुस्तक लिखी विज्ञानेश्वर। ठीक है। आधुनिक संविधान का जनक अमेरिका को माना जाता है। आधुनिक संविधान का जनक अमेरिका को माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि 4 जुलाई 1776 को आजाद हो गया था और वहां सबसे पहले आधुनिक काल में संविधान लागू हुआ था। इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला बिंदु, कॉपी के शीर्ष पर लिख दीजिए, सबसे ऊपर, सबसे टॉप पर। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आजाद हुआ था। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आजाद हुआ था। ब्रैकेट में तात्कालिक कारण बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी, इसको नहीं भूलेंगे, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पंचायती राज का उल्लेख संविधान में आर्टिकल 243, आर्टिकल माने अनुच्छेद 243 क से 243 व तक है। क ख ग घ व। 243 क से लेकर 243 व तक है। ठीक है। ये सब ऐसे बिंदु हैं जो बराबर परीक्षा में पूछे जाते हैं। वित्त आयोग पूछा जाता है, चुनाव आयोग पूछा जाता है, इस सब को लिख लीजिए। देखिए, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का उल्लेख है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का उल्लेख है। वित्त आयोग के गठन का उल्लेख है। अनुच्छेद 324 से 329, वैसे आपसे ये पूछा जाएगा 324 से 329 में चुनाव आयोग का उल्लेख है। चुनाव आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 309 से 323 में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। ध्यान रखिएगा, लोक सेवा आयोग को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। सबसे पहला है यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, इसको यूपीएससी कह सकते हैं शॉर्ट में।
दूसरा है राज्य लोक सेवा आयोग। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। और तीसरा हो सकता है संयुक्त लोक सेवा आयोग। संयुक्त लोक सेवा आयोग, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसको आप ऐसे ही लिख लीजिए, बहुत काम का है, ध्यान रहेगा। ये आर्टिकल 315 से 323 के बीच में यूपीएससी है, इसको जरूर लिख लीजिए। शेष हम आगे पढ़ेंगे, जब हम आर्टिकल्स को पढ़ेंगे तो वहां 312 को भी देखेंगे, 15 को भी देखेंगे, सारे महत्वपूर्ण को एक साथ देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुई। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुई। 1688 में हुई। एक और पॉइंट लिख दीजिए आज, आधुनिक लोकतंत्र का पिता रूसो को माना जाता है। रूसो, आधुनिक लोकतंत्र का पिता रूसो को माना जाता है। कोई बताएंगे कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। ठीक है, कक्षा को आज यहीं विराम देते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा 1909 का मार्ले मिंटो। काफी विस्तृत टॉपिक है, मार्ले मिंटो और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919। एक क्लास में हम दोनों को विस्तार से देखेंगे, क्योंकि वहां पर ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जिसने देश को झकझोर कर रख दिया था, और उस परिस्थिति में वो अधिनियम बनाए गए थे। खास करके आप देखेंगे बंगाल विभाजन के बाद 1909 वाला अधिनियम और जालियांवाला बाग के समय मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का लागू होना, तो कहीं ना कहीं दोनों अपने अपने हिसाब से बेहद महत्वपूर्ण है। उस परिस्थिति में जल्दबाजी में बनाए गए अधिनियम है, उस अधिनियम को हमें विस्तार से देखना पड़ेगा। अगली क्लास उसके लिए हम रखेंगे। आज कक्षा की समाप्ति की घोषणा की जाती है। शुभ रात्रि।